नमस्कार मित्रों। बादशाह की शादी की सालगिरह थी और मुगल रियासत के मुताबिक उनको तोला जाना था। इस मौके पर ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो भी दरबार में मौजूद था। समारोह पानी से घिरे एक चौकोर चबूतरे पर आयोजित की जा रही थी। चबूतरे के बीचों बीच एक विशालकाय स्वर्ण पन्नी चढ़ी हुई थी और बीच में था एक तराजू। एक पलड़े में कई रेशमी थैले रखे हुए थे और दूसरे में खुद चौथे मुगल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर सावधानी से सवार हुए। अब थॉमस रो देखता है कि भारी लबादो, ताज और सोने के आभूषण समेत शहनशाह जहांगीर का वजन तकरीबन 250 पाउंड निकला। एक पलड़े में जिले इलाही बैठे हुए हैं तो दूसरे में पलड़े में रेशमी थैले बारी बारी से तब्दील किए जाते रहे और मुगल बादशाह को चांदी की सिक्के से तोला गया और फिर तुरंत ही उनको गरीबों में बांट दिया गया। इसके बाद सोने की बारी आई, फिर आभूषण, बाद में रेशम और आखिर में दूसरी बेशकीमती चीज़ें बादशाह सलामत की वजन की तुलना में की गई। ये वो दृश्य है जो तकरीबन ठीक 400 साल पहले मुगल शहनशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजदूत थर सर थॉमस रो ने यह नज़ारा देखा और वो सब अपनी डायरी में नोट कर लिया। लेकिन दौलत के इस हैरत कर देने वाले प्रदर्शन ने थर थॉमस को शक में डाल दिया कि क्या बंद थैले में वाकई हीरे जवाहरात या सोने से भरे हुए इतने पत्थर तो नहीं है। ये सवाल कि एक दूर दराज से छोटे से द्वीप पर बसे इस देश का राजदूत इस समय भारत में वो क्या कर रहा था। सर थॉमस रो कई राज दरबारों में घूमता रहा और वो यही नज़ारा देखता रहा कि भारत में इतनी दौलत है। इससे ये पता चलता है कि दुनिया में दूसरे देशों में इतनी दौलत कहीं नहीं है और भारत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है और रियासतों में राजा राज कर रहे हैं, तो इनका फ़ायदा उठाया जा सकता है और आक्रमण करके या किसी भी तरीके से भारत में आक्रमण करने से, यहाँ की दौलत लूट ले जाने से हमारा देश इतना तरक्की करेगा कि हर आदमी आराम की ज़िंदगी बैठ कर खा सकेगा। ये सब चीज़ें उसने अपनी डायरी में नोट कर ली और इस पत्र को ब्रिटेन के संसद में पहुंचा दिया। वहाँ के नेताओं ने ये सब बातें सुनी और पढ़ी तो उनका भी एक मन डगमगा गया कि आप कुछ भी करो। एक चिट्ठी उन्होंने वापस लिखी, भारत में आप लड़ाई दंगे ना करके व्यापार की दृष्टि से उन राजाओं को समझाओ और उन पन्नों पर हस्ताक्षर करवा लो कि हम आपके देश में आएंगे और व्यापार करेंगे, जिससे आपको अच्छा कर वसूल कर देंगे। अब एक ब्रिटेन की संसद से एक पत्र आया और सर थॉमस को वो पत्र मिला। इसमें यह लिखा था कि आप कुछ भी कीजिए, कैसा भी कीजिए, लेकिन व्यापार करने के समझौते पर उनसे राजाओं से हस्ताक्षर करवा लीजिए। इससे आपका प्रमोशन भी 4 गुना हम कर देंगे और ब्रिटेन में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। तो अब सर थॉमस ने वो काम धीरे धीरे करना आरंभ किया। अब सर थॉमस की कोशिश थी कि एक छोटी सी ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार किसी भी तरह प्राप्त हो जाए, लेकिन इंग्लिस्तान के साथ समझौता ये शान के खिलाफ था। दरअसल सर थॉमस एक खास मिशन पर भारत आए। उनकी कोशिश ये रही कि किसी न किसी तरह एक समझौते पर हस्ताक्षर करवा लें, जिसके तहत एक छोटी सी ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार हासिल हो जाए। फिर आगे का काम तो हम वैसे ही निकाल लेंगे। लेकिन जैसा कि सर थॉमस की डायरी में यह पता चलता है, यह काम इतना आसान साबित नहीं है और इस सिलसिले में मेहनती अंग्रेजी राजदूत को सख्त पापल बेलने पड़े। इसकी वजह से यह थी कि मुग़ल शहंशाह पूरी दुनिया में सिर्फ ईरान के सफ़ी बादशाह और उस्मानी खलीफा को ही अपना प्रतिद्वंदी समझते थे। उनकी नज़र में इंग्लिस्तान एक छोटा सा अप्रत्याशित द्वीप था। इसके किसी मामूली बादशाह के साथ बराबरी के स्तर पर समझौता करना इनकी शान के ही खिलाफ है। हालांकि सर थॉमस ने हिम्मत नहीं हारी और वो 3 साल की कड़ी मेहनत, राजनीतिक दाव पेच और तोहफे देकर जागीर से तो नहीं, लेकिन अली वहद शहंशाह से आज ठीक 400 साल पहले अगस्त 1618 में एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाई लिए।
हस्ताक्षर क्या हुआ और इस पर क्या लिखा गया? अब इसमें यह लिखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में खुल पर कारोबार करने की इजाज़त मिल गई। इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था और यह घटना इसके इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई और यह पहला मौका था कि मुगल हुकूमत ने सीधे तौर पर एक यूरोपीय देश के साथ बाकायदा व्यापारिक समझौता करके इसकी एक कंपनी को प्रोत्साहन दे दिया। मतलब कि भारत में वो अपना एक पैर रख चुके थे। अब थॉमस रो अपनी डायरी में लिखते जा रहे हैं कि दूसरे पल्ले में तुलने वाली दौलत यकीन करने में हैरत हुई, लेकिन उसने तय समझौते के नतीजे ब्रिटेन में अगले 300 सालों में भारत से जो दौलत समेट कर ले गया, उसके बारे में अर्थशास्त्रियों ने कुछ मान अनुमान लगाने की कोशिश जरूर की है। इसका वर्णन आगे चलकर आएगा। पहले यह देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश भारत के राज पर सत्ता के दूसरे क्या असर पड़े, जो महज लूटने से कहीं अधिक भयानक थे। पहला है जलियांवाला बाग, जो 40 आदमियों को लाइन में खड़ा करके एक साथ गोली मार दी। और पाकिस्तानियों के हिंदुओं के घरों में क्या हुआ, जो उनमें आग लगाकर उन्हें मार दिया गया। इतिहास की चौथी भयानक रथपात। अमेरिकी इतिहास मैथ्यू वॉइट ने द ग्रेट बुक ऑफ हॉरिबल थीम्स के नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने इतिहास की 100 भयानक खून खराबों वाली समीक्षा पेश की, जिसके दौरान सबसे ज़्यादा इंसानी जानें खत्म हुई। इस पुस्तक में इतिहास की चौथी भयानक रक्तपात ब्रिटिश दौर में भारत के आने वाला अकाल, जिसमें वाइट के मुताबिक 2 करोड़ 66 लाख भारतीयों की जानें निकल गई। इस संख्या में वाइट ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बंगाल में आने वाले अकाल की गिनती नहीं की, जिसमें 30 से 50 लाख के करीब लोग मारे गए थे। इस अकाल को भी शामिल कर लिया जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के दौरान 3 करोड़ के करीब भारतीय अकाल के कारण जान से हाथ धो बैठे। और कारण ये भी रहा कि भारत की गिनती दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में थी और अब भी है। फिर इतने लोग भूखों कैसे मर गए अकाल से? तो वाइट ने इन अकालों की वजह व्यापारिक शोषण बताया और इसके विवरण के लिए हम सिर्फ एक अकाल का जिक्र करते हैं, जो 1769 में सिर्फ बंगाल में ही आया था। एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इस अकाल में होने वाली मौतों की संख्या 1 करोड़ बताई और इस दौर का एक दृश्य अंग्रेज की एक जबानी देखिए। दसियों लोग चंद बाकी हफ्तों तक जिंदा रहने की आश लिए मर गए, जो उन्हें फसल तैयार होने तक गुजारने थे। उनकी आंखें इन फसलों को ताकती रह गई जिन्हें इस समय पकना था, जब उन्हें बहुत देर हो जाती है। अब फसलें तो अपने वक्त पर तैयार हुई, उस समय वाकई बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि 1769 की ही यही कहानी पौने 2 साल बाद एक बार फिर पूर्वी बंगाल में दोहराई गई। टाइम्स ऑफ इंडिया का 16 नवंबर 1943 का कतरन पूर्वी बंगाल में एक भीषण मगर आम दृश्य ये था कि आधी सदी की सबसे शानदार फसल के दौरान पड़ा गला सड़ा कोई इंसानी ढांचा नजर आ जाए। साहिर लुधियानी ने इस अकाल पर एक नज़म लिखी थी। इसके 2 शेर हैं। 50 लाख मरसूदा गले सड़े ढांचे निजाम जर के खिलाफ एहताज करते हैं, खामास होठों से दम तोड़ती निगाहों से बसर बसर के खिलाफ एहताज होते करते हैं। अकाल तो प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आते हैं, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कसूर? प्रसिद्ध दार्शनिक विल ड्यूरांट इस बारे में लिखते हैं कि भारत में होने वाली खौफनाक अकालों की बुनियादी वजह बेरहमी से किए गए शोषण और संसाधन के असंतुलित आयात और ठीक अकाल के दौरान क्रूर तरीकों से महंगे टैक्सों की वसूली थी कि भूख से हलाक होते किसान उन्हें अदा नहीं कर सकते थे। सरकार मरते हुए लोगों से भी टैक्स लेती रहती थी। अब ब्रिटिश कंपनी इतनी शक्तिशाली बनती चली गई कि हजारों मील दूरी किसी देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत पर हावी हो जाती है। इसके लिए हमने इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे। बता देते हैं कि 1498 में पुर्तगाली मुहिम जो वास्को डी गामा ने अफ्रीका के दक्षिण कोने के रास्ते से आकर भारत को खोज निकाला,
और समुद्री रास्ते के जरिए यूरोप से जोड़ दिया गया। आने वाले दशकों के दौरान धौंस धमकी और दंगा फसाद का इस्तेमाल करके पुर्तगाली बहरे हिंद के तमाम व्यापारों पर काबिज हो गए और देखते ही देखते पुर्तगाल की किस्मत का सूरज आजे आसमान पर जगमगाने लगा। इनके देखा देखी डच अपने तोपवाहक नौसेना जहाज लेकर बहरे हिंद में आ धमके और दोनों देशों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लग गया। जब पुर्तगालियों ने भारत का इतिहास पलट कर रख दिया, इंग्लिस्तान से यह सारा खेल गड़े गौर से देख रहा था, भला वो इस दौड़ में क्या पीछे रह जाता है। इसलिए महारानी एलिजाबेथ ने इन दो देशों के नक्शे कदम पर चलते हुए दिसंबर 16 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करवा दी और अभी एशिया के देशों के साथ पूर्ण स्वामित्व के साथ व्यापार का इजाज़तनामा अपने नाम करा लिया। लेकिन अंग्रेजों ने एक काम किया जो इससे पहले आने वाले दोनों यूरोपीय देशों से नहीं हो सका। उन्होंने सिर्फ युद्ध के व्यापार पर सारी ऊर्जा खर्च नहीं की, बल्कि दूतावास के काम पर भरपूर ध्यान दिया। यही वजह है कि उन्होंने थॉमस रो जैसे मंजे हुए राजदूत को भारत भेजा ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंद दरवाज़ा खोल दे। मुगलों की तरफ से आज्ञा मिलने के बाद अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न तटीय शहरों में एक के बाद अपने एक व्यापारिक अड्डे स्थापित शुरू कर दिए और उन्होंने नाम दिया फैक्ट्रियों का। कहा जाता है कि इन फैक्ट्रियों से उन्होंने रेशम और दूसरी चीज़ों का व्यापार शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें ज़बरदस्त फायदा तो होता रहा, लेकिन जल्दी मामला बस व्यापार से आगे बढ़ गया। अब आई जोड़ तोड़ की बारी। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरी यूरोपीय देशों से अक्सर लड़ाइयाँ चलती रहती थी और ये एक के बाद दूसरे को माल लूटने में कोई शर्म महसूस भी नहीं करते थे, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियों में बड़ी संख्या में स्थानीय सिपाही भर्ती करना शुरू कर दिया। अधिक समय नहीं गुजरा कि ये फैक्ट्रियां फैलकर किलों और छावनियों की शक्ल इख्तियार करने लगी। जब कंपनी की सैन्य और आर्थिक हालत मजबूत हुई तो उन्होंने अधिकारी स्थानीय रियासतों को आपसी लड़ाइयों में शामिल होने लगे। किसी राजा को सिपाही के दस्ते भिजवा दिए, किसी नवाब को अपने दुश्मन से नीचे करने के लिए तोपें दे दी, तो किसी को सख्त जरूरत के समय पैसा उधार दे दिया। इस जोड़ तोड़ के जरिए उन्होंने धीरे धीरे अपने पंजे तटीय इलाकों से दूर तक फैला दिए। लगातार फैलाव की इस सफर में सबसे अहम मोड़ 1757 में लड़ी जाने वाली जंग पलाशी है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क रॉबर्ट क्लाइवुड ने 3000 सिपाहियों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 फौज को शिकस्त दे दी। अब कैसे शिरकत की, ये कहानी मोतालाए पाकिस्तान की पुस्तक में दर्ज है। बस इस कहानी का नैतिक निश्चय याद रखिए कि जंग के बाद क्लाइव ने सिराजुद्दौला को सदियों से जमा किया हुआ धन और खजाना समुद्री जहाज़ों से लदवाकर बिल्कुल इसी तरह लंदन पहुंचा दिया जिस तरह 1818 साल पूर्व नादिर शाह दिल्ली की दौलत हाथों हाथ निचोड़कर ईरान ले गया। लेकिन क्लाइव के तमाम दौलत शाही खजाने में जमा नहीं करवाई, बल्कि अपने लिए भी कुछ हिस्सा रख लिया, जिसकी कीमत आज कल के हिसाब से $3 करोड़ बनती है। इस पैसे से ब्रिटेन में एक शानदार महल बनवाया और व्यापक ज़मीनें खरीदी, जिसका नाम पलाशी रखा। यही नहीं, उसने पैसा देकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बाप के लिए भी पसंद की सीट खरीद ली। बाद में इसे सर का किताब भी अदा कर दिया। हाथ इतना हौसला क्यों रखा? लेकिन इसी दौरान बंगाल में आने वाले खौफनाक अकाल और उसके नतीजे सूबे की 1/3 आबादी को खत्म हो जाने की खबरें इंग्लिस्तान तक पहुंचना शुरू हो गई, जिसका कारण लॉर्ड क्लाइव की पॉलिसियों को करार दिया गया। लॉर्ड साहब पर उंगलियां उठने लगी। करते करते नौबत संसद में अनुबंध पेश होने तक जा पहुंची। ये अनुबंध तो खैर मंजूर नहीं हो सका, क्योंकि उस जमाने में संसद में 1/4 के लगभग सदस्यों का खुद ईस्ट इंडिया कंपनी में हिस्सा थे। बहस के दौरान क्लाइव ने सारी काम समझदारी से लेते हुए अपनी दौलत के बारे में कहा है कि मैं तो खुद सख्त हैरान हूँ कि मैंने हाथ इस कदर होला क्यों रखा, वरना वो चाहते तो इसे कहीं अधिक माल व सोना समेट कर
भी ले जा सकते थे। हालांकि भारत में बर्पा होने वाली कयामत के प्रभाव किसी न किसी हद तक कलावी के दिल व दिमाग पर नज़रअंदाज होने लगे और उसने बड़ी मात्रा में अफीम खाना शुरू कर दिया। और क्लाइव ने अफीम खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो उसकी मौत के मुंह में चला गया। और ये पहली आज तक हल नहीं हो सकी कि क्लाइव ने आत्महत्या की थी या अफीम की अधिक खुराक जानलेवा साबित हुई। लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उसकी भारत में रणनीतियां के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जिस रास्ते पर चल रही वो भारत की आज़ादी के लिए जरूर जानलेवा साबित हुई। इस दौरान मुगल कुछ अपनी अयोग्यता और कुछ विदेशी हमलों से इस कदर कमज़ोर हो चुके थे कि वो दूर ही दूर अंग्रेज़ों से रसूल के दिन दोगुना रात चौगुनी बढ़ते देखने के अलावा कुछ न कर सके। ऐसे में प्लासी की जंग के सिर्फ आधी सदी बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही की संख्या 2.5 लाख से पार हो गई और उन्होंने बंगाल से निकलकर भारत के बड़े हिस्से पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि 1803 के आते आते दिल्ली के तख्त पर बैठा मुगल बादशाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी के वजीफा पर आश्रित होकर रह गया। एक जमाना था कि इसी शाह आलम के पुरख जहांगीर के आगे ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो के घुटने के बल झुकता था। अब ये हालत हुई कि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क को झुककर पूरे बंगाल का इख्तियारनामा पेश करना पड़ा। यह बात हैरान कर देने वाली है कि यह सारा काम ब्रिटिश सरकार ने नहीं बल्कि एक कंपनी ने किया, जिसका सिर्फ एक असूल था कि हर मुमकिन हथकंडे इस्तेमाल करके अपने हिस्सेदारों के लिए अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। ये कंपनी के लंदन के एक इलाके में एक छोटी सी बिल्डिंग में काम करती थी और स्थापना के 1 सदी बाद तक की इसके स्थायी कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 35 ही थी। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के इतिहास में कोई कंपनी ऐसी नहीं गुजरी जिसने के पास इस कदर ताकत हो। अगर आपको विशालकाय है और कोई शिकायत है कि आज की मल्टीनेशनल कंपनी बहुत ताकतवर हो गई है और वो विभिन्न देशों की पॉलिसियों पर सरअंदाज कर रही हो, अब जरा सोच कर देखिए कि गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग ने मिलकर एक कंपनी बन जाए जिसके पास अपनी आधुनिक हथियारों से लैस फौज हो और जो देश उनके प्रोडक्ट को खरीदने से इनकार करे, ये कंपनी इस पर दौड़े। दोस्तों, फिर क्या हो? उस जमाने में इंडिया में अफीम कुछ ज़्यादा ही पैदावार होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से बिल्कुल यही काम चीन के साथ किया। ये कंपनी भारत में अफीम उगाती थी, लेकिन सारी की सारी इसके अधिकारी नहीं खा जाते, बल्कि ये इसका बड़ा हिस्सा चीन ले जाकर महंगे दामों पर बेच जाता। जब चीनियों को एहसास हुआ कि ये तो हमारे साथ घपला हो रहा है, तो उन्होंने आगे अफीम खरीदने से माफ़ी मांग ली। कंपनी अपने मुनाफे में कमी को कैसे बर्दाश्त करती? इसने 1839 कुछ तोपे वाहक जहाज चीन भेजकर चीन का दक्यानुशी नौसेना बेड़ा तहस नहस कर दिया। चीनी तानाशाह ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए न सिर्फ अफीम की आयात पर पाबंदी हटा दी, बल्कि बतौर जुर्माना हांगकांग भी ब्रिटेन को दे दिया, जो 1997 में कहीं जाकर वापिस ये चीन को मिल पाया। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पेशकदमी जारी रखी और एक के बाद एक रियासत, एक के बाद एक रजवाड़ा इनकी झोली में गिरता रहा। 1818 में उन्होंने मरहटों की सल्तनत हथियाई। इसके बाद अगले कुछ दशकों में सिखों को शिकस्त देकर तमाम पश्चिमी भारत यानी आज के पाकिस्तान पर भी काबिज हो गई। अब दर्राहे खैबर से लेकर बर्मा और हिमालय की बर्फानी चोटियों से लेकर कन्याकुमारी इनका राज था। अब ऊंट के खेमे में घुसकर बहू को मुकम्मल और तौर पर बेदखल कर दिया। यह कहानी यूं ही चलती रही, लेकिन फिर बदकिस्मती से डेरे डाल दिए। 1857 में कंपनी ने अपने ही तनख्वाह पाने वाले सिपाहियों ने बगावत कर दी, जिसके दौरान बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ। इस जमाने में अखबार आम हो गए थे।
इन सारी गड़बड़ियों की खबर इंग्लिस्तान तक पहुंचती और होते होते कंपनी की धारणा इतनी गहरी कि आखिरकार संसद को जनता के दबाव में इस कंपनी को राष्ट्रीयकरण का फैसला करना पड़ा और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आकर महारानी विक्टोरिया को ताज का सबसे नायाब हीरा वो बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर भी कुछ साल घिसट घिसट कर जिंदगी गुजारती रही, लेकिन अब तक आखिर 1 जून 1874 को 350 साल की लंबी शान व शौकत के बाद ये कंपनी भंग हो गई। कोई न कोई जनाजा न कोई मजार। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज लंदन में लीडल हॉल स्ट्रीट पर जिस जगह कंपनी का हेडक्वार्टर था वहाँ बैंक की चमचमाती इमारत खड़ी है और कहीं कोई स्मृति, कहीं कोई मूर्ति, यहाँ तक कि कोई बोर्ड तक स्थापित नहीं है और न ही कोई जनाजा उठा और न ही कोई मजार बना। कंपनी की भले ही कोई स्मृति न हो, लेकिन उसने जो काम किया उसके प्रभाव को अब महसूस किया जा सकता है। शायद ये बात कर जानकर बहुत लोगों को हैरानी होगी कि इस कंपनी के नेतृत्व में पहले औरंगजेब आलमगीर के दौर में भारत दुनिया का अमीर देश था और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा वो स्वयं पैदा करता था, जबकि इसी दौरान इंग्लिस्तान का हिस्सा सिर्फ 2% था। भारत की जमीन उपजाऊ और हर तरह के संसाधन से मालामाल थी और लोग मेहनती थे, हुनरमंद थे। यहाँ पैदा होने वाले सूती कपड़े और मलमल की मांग दुनिया भर में थी, जबकि शिपिंग और स्टील के उद्योग में भी भारत से कोई आगे नहीं था, सिर्फ भारत ही आगे था। ये सारी सूरत हाल प्लासी की जंग के बाद बदल गई। जब 1947 में अंग्रेज यहाँ से गए तो सिकंदर के विपरीत इनकी झोली भरी हुई और भारत के हाथ खाली थे। ये दुनिया का वो गरीब तरीन देश। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने इसी तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं कि ब्रिटेन सरकार के खिलाफ हमारी शिकायतें की ठोस आधार मौजूद है। 1700 में भारत अकेला दुनिया की 22.6% दौलत पैदा करता था, जो तमाम यूरोप के समग्र हिस्से में तकरीबन बराबर थी, लेकिन यही हिस्सा 1952 में गिरकर 3.8% रह गया। 20वीं शताब्दी में आगाज पर ताज ब्रिटानिया का सबसे नायाब हीरा हकीकत में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से दुनिया का सबसे गरीब देश बन गया। अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि अंग्रेजों के 200 साल के शोषण ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया। इस सिलसिले में विभिन्न लोगों से विभिन्न अंदाजे लगाने की कोशिश की है। इनमें से ज़्यादा प्रशंसनीय है अनुमान अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ और पत्रकार मेहनाज मर्चेंट की रिसर्च है। इनके मुताबिक 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों के हाथों भारत को पहुंचने वाले आर्थिक नुकसान की कुल रकम 2015 के फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से 30 अरब डॉलर बनती है। जरा 1 मिनट रुककर इस रकम का अंदाज़ा लगाने की कोशिश जरूर कीजिए। इसके मुकाबले नादिर साहब बेचारे दिल्ली को सिर्फ 143 अरब लूटने पर ही संतोष करना पड़ा। 400 साल पहले जहांगीर के दरबार में अंग्रेज राजदूत को शक था कि क्या वाकई भारत इतना अमीर है। इसके शहंशाह को सैन्य चांदी और हीरे जवाहरात में तोला जा सकता है। और कहीं दूसरे पलड़े में दरबारियों ने रेशम की थैलियों में पत्थर तो नहीं डाल दिए थे। अगर किसी तरह सर थॉमस रो को वापस लाकर इन्हें ये आंकड़े दिखाए तो शायद इनका भ्रम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। ब्रिटेन ने कितना धन लूटा और भारत को धीरे धीरे अपना गुलाम बना लिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को एक लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।